एक गांव में जशमन अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी कविता और बेटा रिंकू है। जशमन बहुत गरीब है। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली का पेट पालता है। सावन का महीना है और तेज बारिश हो रही है। जशमन अपनी झोपड़ी में बैठा है और उसकी बीवी अंगीठी पर खाना बना रही है। वहीं रिंकू बारिश की बूंदों के साथ खेल रहा है और बहुत खुश हो रहा है। उफ, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी वजह से काम भी बंद हो गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह अप्पू, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी बांधने तो आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे नाक मुंह क्यों चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ 2 वक्त का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता है ना। वो हमारे लिए इतना कुछ लाती हैं और बदले में हम उन्हें कुछ नहीं देते। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। ना दाम है और ना घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। भूखे थोड़े ही मरना है। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कोई काम देख कर आता हूँ। बाहर बहुत बारिश है, आप रहने दीजिए। कहीं बीमार पड़ गए तो इलाज के भी पैसे घर में नहीं है। तो मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने प्लास्टिक का एक थैला जशमन को दे दिया। जशमन ने उसे अपने सर पर रखा और बारिश में ही घर से बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली एक सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों का सामान बेचता था। जशमन भी लाला की दुकान के सामने जाकर रुक गया। आदाब लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा धंधा तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ दिया? रोना तो हम जैसों को है, जिन्हें खुले आसमान मजदूरी करके ही अपना पेट भरना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक तो बारिश में आएंगे ना। हाँ, बात तो दुरुस्त है। अच्छा, तुम एक काम करो। मैं काम की तलाश में ही घर से निकला हूँ। जल्दी बताइए क्या काम है? तुम ये राखियाँ ले जाओ और घर घर जाकर बेचाओ। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने ये राखी माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं। तुम घर घर जाकर ये सब बेचाओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा और साथ ही बहुत सी खवातीन की दुआएं भी मिल जाएंगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपए दूंगा। यानी 2 दिन काम करने पर 200 रुपए हासिल होंगे। तो मैं पहले 2 दिन के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी के 2 दिन के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मना लूंगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखियाँ दे दीजिए, मैं इन्हें बेच कर आता हूँ। राखियाँ तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी, लेकिन उसके बदले में तुझे कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या आपकी राखियाँ लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं है। कारोबार कारोबार होता है और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले रकम जमा करा दो और तेरी रकम तेरी मजदूरी के साथ वापस कर दूंगा। लेकिन माल की हिफाजत के एतबार से ये जरूरी है। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। जशमन वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ हो गया है और जशमन का पैर फिसल गया। बहुत दर्द हो रहा है। कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। लगता है पैर टूट गया है। जशमन जैसे तैसे घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ही शदीद था। लेकिन उससे शदीद थी फैमिली की भूख, जिसकी वजह से उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना इलाज के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जशमन ने अपने दर्द पर काबू पाया और अपनी बीवी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पैसे तो नहीं हैं, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। अब से 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी कि वो पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पाजेब है, आप ये ले जाइए और इसे रखकर राखियाँ बेचाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जशमन ने कविता की पाजेब ली और लाला को जाकर दे दी। राखियाँ अच्छे से बेचना, खो मत देना और ख्याल रहे कि माल बारिश में ना भीगे। और याद रखना, राखी मुफ्त में ना देना, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। ठीक है लाला जी, मैं आपकी कही सारी बातों का ख्याल रखूंगा। जशमन लंगड़ाते हुए राखियाँ लेकर चल देता है। दर्द से कराहते हुए वो एक कस्बे में गया जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था।
राखी ले लो, राखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ तो आइए। जी बहन जी, आया। बहन? बहन किसे कहा तुमने? मतलब मैंने तुमसे प्यार से क्या बात कर ली? तू तो मेरा भाई ही बन बैठा। मेम साहब माफ कीजिएगा। ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखियां हैं। सारी राखियां जांचने के बाद उसने 2 राखियां खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मची है, इन मामूली राखियों के 50 रुपए? मेम साहब, लॉकडाउन की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई है। मुझे मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है, इस जुर्म में जेल भिजवा दूंगी तुम्हें, और जुर्माना अलग से लगेगा। ये पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख ले। जशमन ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। जशमन डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पहले से ही चोट लगने की वजह से वो वहीं गिर पड़ा। जशमन ने देखा कि उसकी सारी राखियां जमीन पर गिरकर गंदी हो गई हैं। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हो गया। तभी पीछे से सरिता भी उसकी फैमिली के साथ उसे तलाशते हुए अपनी कार से पहुंची। भाईजान, ये वक्त है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और बहनों को भाई की फिक्र होनी चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे सब मिट्टी जैसी है। अब्बू, फूफी अच्छे कपड़े भी लाई हैं। हाँ, और अब हमें शहर भी लेकर जाएंगी, वहाँ आपको कोई काम मिल जाएगा। रिंकू भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भाईजान, आप कितना भी छुपा लें, लेकिन मैं आपकी चोट के बारे में सब जानती हूँ। सबसे पहले अस्पताल चलिए। सरिता ने जशमन का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर उसे एक अच्छी सी नौकरी दिला दी। आज नवीन, जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसको कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर बहुत कोफ्त हो रही थी। भाईजान, बस यहीं छोड़ दीजिए। पर बेटा, तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ, पर आप मुझे यहीं छोड़ दें। पर क्यों? भाईजान, मैंने कहा ना, आप मुझे यहीं छोड़ दें, मैं घर लौटकर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था, कौन था वो? कोई नहीं, ऐसे ही। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं, वो तो मेरे भाईजान हैं। तेरे भाईजान? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। हाँ, मैकेनिक ही है। वो मेरे दूर के भाई हैं। वही तो सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। खैर, ये सब छोड़ो, तू ये बता कि आज क्या खास है? अपनी सहेली की बात सुनकर निशा को अपनी माली हालत बहुत नागवार रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भाईजान, आ गई। और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ, फिर इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ? तुझे तो फक्र होना चाहिए। नहीं भाईजान, सबकी बातें सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना। मैं नहीं चाहती आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए। ठीक है। निशा हाथ मुंह धोने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी अम्मी की तस्वीर से बात करने लगा। देख रही हो अम्मी, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और अब्बू होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता और तब शायद निशा को मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़े ओहदे पर बिठाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता। निशा को अजय से मोहब्बत हो गई। अजय एक बहुत ही पैसे वाला परिवार का लड़का था। उसके पास खुद की गाड़ी और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ? बोलो, कब अपने अब्बू को तुम्हारे घर लाऊं? तुम मेरे घर मत आओ।
मैं ही अपने भाईजान को तुम्हारे घर भेजती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भाईजान से बात की। भाईजान, अजय और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और हम दोनों निकाह करना चाहते हैं। ये तो बहुत बेहतर बात है बेटा। लेकिन भाईजान, वो बहुत रईस है। उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया है। कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भाईजान प्लीज अच्छे कपड़े पहन कर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के लिबास निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भाईजान को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के वालिद कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गए। आइए आइए नवीन जी, तशरीफ लाइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा, आप मुझसे बड़े हैं और यही मेरा रिवाज है कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही नेक होगी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूं और हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूं, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी बीवी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है। मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूं। तो मिठाई खा के मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछे ना। आपकी उम्र लगभग 25-30 तो होगी ही। जी। और सुना है कि आपकी अम्मी निशा के जन्म के वक्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जी, उस वक्त मैं 10-12 साल का रहा होऊंगा जब निशा पैदा हुई थी, और मेरी अम्मी ने निशा को मेरे हाथ में दे दिया और वो मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। तू इसका भाई नहीं, अम्मी अब्बू दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूँ। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई है। बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय का निकाह करना है। निशा और अजय का धूमधाम से निकाह हुआ। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। निकाह के 2 साल बाद निशा हामिला थी। पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाईजान को भी बता दो। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाईजान को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने का सब कुछ उस गरीब भाई ने ही किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने जिम्मेदारी उठाई। वो खुद अनपढ़ रहा, उसने तुम्हें पढ़ाया, खुद बेचारा फटे हाल रहा, पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने भाईजान से मांगो। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भाईजान के पास जाना है। अजय निशा को उसके भाईजान के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल, कुछ तो बोल। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक आपकी तौहीन की और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। चुप हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है? चुप हो जा। तू अब इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निशा ने अपने आंसू पोंछे। भाईजान, आप मामा बनने वाले हैं। क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया।
मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं मामू बनने वाला हूँ। अरे भाईजान, भाईजान। बेटा, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भाईजान पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से कोफ्त होती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार गिराना इतना मुश्किल नहीं है।